आज हमारा राजनीति विज्ञान का पहला टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, वो ये कि ये वो जो आपको बोर्ड पे दिया गया है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखा गया है, ये प्रॉपर वो चीज़ जो आपकी समझी बनाई गई है फर्स्ट चैप्टर की, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है उस टॉपिक के अंदर। इसको अगर आसानी समझा जाएगा तो मैं समझा दूंगा आपको, बस आप इसको उतार लेना है या नोट्स के रूप में याद रखना है इस चीज़ को। हमारे शीत युद्ध का दौर को समझने से पहले हमें घटनाक्रम समझना जरूरी होता है कि वो घटना है क्या। दुनिया में पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और 1918 में खत्म। इसमें जर्मनी और जापान का छिन्न भिन्न कर दिया गया था अमेरिका और इंग्लैंड के जरिए। कहा जाता है बर्लिन की संधि के तहत जापान और इटली का अपना वजूद खो बैठा था, और इसी वजूद को पुनः पाने के लिए दो महानायक पैदा हुए। दुनिया ने इनको कहा तानाशाह, पर जर्मनी और इटली के लिए पूजनीय लोग, एक का नाम था हिटलर, एक का नाम था मुसोलिनी। हिटलर जर्मनी का नेतृत्व कर रहा था, मुसोलिनी इटली। इन्होंने कई क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा करा और दूसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 से 1945 में। अमेरिका कभी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, पर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर जहाज पर हमला करके अमेरिका को ना चाहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया, और अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराया, द्वितीय विश्व युद्ध अंत कर दिया। एक परमाणु बम गिराया हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। जो हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बम, और नागासाकी पे जो गिराया था उसका नाम था फैटमैन। और इसी के बाद 23 फरवरी 1945 को अमेरिका ने जापान के द्वीप आइवो जीना पे नामक स्थान पर अपना झंडा फहराया, और दूसरी तरफ आप संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ ने यूरोप में जो जर्मनी नामक स्थान है बर्लिन के जिले में राइटस्टाइन बिल्डिंग पर अपना झंडा फहराया। यहीं से कह सकते हैं कि विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया। एक गुट को गया पूंजीपति गुट, दूसरा नाम दिया गया साम्यवादी गुट। पर कहा जाता है इस शीत युद्ध का नाम देने से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। आप देखो शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का सीधा अर्थ है 2 महाशक्तियों के बीच तनाव होना, एक दूसरे वैमनस्य होना, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करना, एक दूसरे के खिलाफ सैनिक संगठनों की स्थापना करना, हथियारों की होड़ मचाना। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मस्तिष्क युद्ध था, यानी दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध। और वाक युद्ध इसलिए कहा गया कि आमने सामने लड़ाई नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ प्रसार प्रसार कर रहे थे। वाक युद्ध का कुछ विचारकों ने कहा इसको सशस्त्र शांति का युग। सशस्त्र शांति का युग का मतलब होता है एक तरफ युद्ध की संभावना है, पर वाकई में देखा जाए तो शांति बनी रही। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पहला विचारक बर्नार्ड एम बरूच, जिसने 16 अप्रैल 1947 को कैरोलिन विधानसभा में ये भाषण देते हुए कहा कि ये 2 महाशक्तियों का युद्ध नहीं वरन एक तरह का शीत युद्ध, और यहीं से शीत युद्ध शब्द की शुरुआत, यानी शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति बर्नार्ड एम बरूच। और कुछ विचारों का शीत युद्ध की घटना अचानक नहीं घटनी, इसके ऐतिहासिक कारण थे। इसके कई कारण माने, हमने पहला कारण देखा ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण ये कहता है कि 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हुई साम्यवाद, जो लेनिन के नेतृत्व में की गई। लेनिन ने जिस रूस में साम्यवादी ने समाजवादी शासन की स्थापना की, दुनिया के अन्य देशों ने इसको मान्यता दे दी, परंतु 2 ही देश ऐसे थे, इंग्लैंड और अमेरिका, जिन्होंने सोवियत संघ को मान्यता नहीं दी। इंग्लैंड ने इसको मान्यता दी 1924 में और अमेरिका ने मान्यता दी 1933 में। इससे सीधा सवाल उठता है कि अमेरिका और इंग्लैंड कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया के नक्शे में सोवियत संघ जैसा कोई देश हो, फिर भी उनको मानना पड़ा कि ये है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये मानता कारण का द्वितीय मोर्चा का प्रश्न। द्वितीय मोर्चा प्रश्न ये था कि स्टालिन पर जो जर्मनी की सेना ने हमला किया, तो स्टालिन रूजवेल्ट और चर्चिल से कहा कि द्वितीय मोर्चा खोल दिया जाए सेना का, पर ये लोग बार बार टालते रहे। इसलिए स्टालिन को समझने में देरी लगी कि इंग्लैंड और अमेरिका उनके हित में नहीं है, यानी उनको एक अलग समूह बनाना होगा। इसी चीज में घी डालने का काम किया फुलटन भाषण 5 मार्च 1947 को, जो दिया था चर्चिल ने। चर्चिल ने कहा कि अगर दुनिया में साम्यवाद का प्रसार नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, साम्यवादी शासन प्रणाली में परिवर्तन, यानी सोवियत संघ के गुट में शामिल। और यहीं से तय हो गया खुल के कि एक समूह पूंजीपति, एक समूह साम्यवादी। इसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत आया 12 मार्च 1947। ट्रूमैन सिद्धांत ने यह कहा कि जहां कहीं भी दुनिया में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शांति भंग करने का प्रयास किया जाएगा, अमेरिका उसको अपनी सेना भेजेगा मदद करने। यानी सीधा सवाल था
कि जहाँ कहीं भी सोवियत संघ हमला करेगा वहाँ अमेरिका अपना जवाब सेना भेजेगा। यही था ट्रूमन। इसके बाद मार्शल योजना 23 अप्रैल 1947 को, और इस योजना में क्या गया है कि यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, और कहा जाता है 1947 से लेकर 1952 तक 12 मिलियन की सहायता दी गई थी यूरोप के पूर्ण। सीधा सहायता का मतलब था कि यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करके ताकि साम्यवादी खेमे में ना जा सके। इसके बाद 1948 में जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया गया, एक पूर्वी जर्मन, एक पश्चिमी जर्मन। पूर्वी जर्मन में प्रभाव था सोवियत संघ का, पश्चिमी जर्मन में प्रभाव था अमेरिका का। इसके बाद 1949 को अटलांटिक सैन्य संगठन, इसको नाम देगा नाटो। इसकी 12 सदस्य देशों ने मिलकर स्थापना की। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और 30वां सदस्य इसमें जुड़ा था मैसिडोनिया। 1949 10 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। इससे पहले दुनिया मानती थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान एक सदस्य था, यूएनओ का स्थायी सदस्य, अब उसका स्थान ले रहा था चीन। इसके बाद नाटो की स्थापना होने के बाद सोवियत संघ ने एक नया समूह की स्थापना की, वार्सा पैक्ट 1955। इसने भी कहा अगर साम्यवादी देशों पर कोई हमला करेगा तो सभी देश मिलकर उसका सामना करें। एक तरह का इस संगठन की स्थापना नाटो के खिलाफ ही थी। इसी समय आइजनहावर 1957 इसने घोषणा की, यहाँ तक घोषणा तो नहीं थी पर यह माना जाता है कि अमेरिका की सीनेट ने इसको ये पावर दी कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आंदोलन चल रहा है आज़ादी के लिए, उसके लिए अमेरिका मदद करेगा अगर सोवियत संघ उसके खिलाफ है तो। एक तरह का सीधा सत्ता कि सोवियत संघ जहाँ भी रहेगा अमेरिका उसके खिलाफ, यही आइजनहावर की थ्योरी। 1959 में कैंप डेविड वार्ता हुई। कैंप डेविड वार्ता क्या थी? सोवियत संघ का राष्ट्रपति ने यात्रा की अमेरिका की, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको हृदय से मिला, इसको बोलते हैं सौहार्द। और इसी और उसने न्योता दिया कि आप भी हमारे यहाँ पर यात्रा पाओ। पर इस यात्रा का परिणाम स्वरूप 1960 में पेरिस वार्ता होनी थी, पर 1961 की घटना ये घटी, U-2 विमान घटना। U-2 विमान घटना ये कहती है कि अमेरिका ने एक जासूसी विमान भेजा सोवियत संघ के क्षेत्र में, और सोवियत संघ की सेना उस विमान को गिरा दिया। गिराने के बाद जब पकड़ा गया तो उन्होंने कबूल किया है कि हम तो अमेरिका ने भेजे। तो आइजनहावर ने ये कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति आइजनहावर ने ये कहा कि सोवियत संघ गुप्त कार्रवाई कर रहा है, इसलिए हमने विमान भेजा और हम आगे भी ऐसा कर। और इसी घटना ने ये कह दिया कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि अमेरिका को हमारी तरफ आने की कोई जरूरत नहीं। यानी इसके बाद एक तरह का दो गुना क्लियर हो गया था कि सोवियत संघ अलग और अमेरिका अलग। इसी टाइम में 1962 में क्यूबा घटना घटी, जिसका राष्ट्रपति था फिदेल कास्ट्रो, जिसकी 2004 में मृत्यु हुई। क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल लगाई, इसी के विरुद्ध में अमेरिका ने भी यूक्रेन में परमाणु मिसाइल लगाई। अब दुनिया के सामने दो ही विकल्प थे कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था। अब रोका कैसे? क्यूबा अमेरिका के बहुत नजदीक था, साम्यवादी देश था। यहाँ कैनेडी ने चतुराई दिखा के एक कदम, यानी कैनेडी ने पहली बार यूक्रेन से अपनी मिसाइल हटा ली, तो सोवियत संघ ने भी क्यूबा से और यहीं से कहा जाता है क्यूबा का संकट टल गया, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया गया। इसी के बाद दो चीजें घटी, एक तो सीटो, एक तो सेंटो। सीटो की स्थापना यहाँ पर की वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया, तीन देश है इसमें साम्यवाद प्रसार की स्थापना रोकने के लिए मध्य दक्षिणी एशिया में सीटो की स्थापना की, और सेंटो की स्थापना मध्य एशिया में साम्य प्रसार रोकने के लिए अमेरिका ने की। इसके बाद 1954 में एक घटना और घटी, वियतनाम का दो भागों में विभाजित कर देगा, इसको क्या है शत्रुई समांतर रेखा, शत्रुई समान उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 1978 से लेके 89 तक अफगान संकट है। अफगान संगठन कोई कुछ भी नहीं था, एक नया शीत युद्ध का दौर था। इस क्षेत्र में क्या हुआ था कि सोवियत संघ को दो ही चीज चाहिए थी यहाँ से, एक तो गर्म पानी के कुएं जो बोलते हैं झरने, दूसरा ईरान और टर्की से लगी सीमा के कारण अफगान में दोनों देशों ने अपनी सेना भेजा और अफगान में एक संकट पैदा हो गया कि ये वर्चस्व किसका है। अमेरिका चाहता था कि मध्य एशिया में हमारा वर्चस्व है। और 1988 में जनेवा की संधि के तहत ये तय किया गया कि दोनों देश अपनी सेना हटा लेंगे 9 माह के भीतर, और पाकिस्तान से शरणार्थी वापस अफगानिस्तान। और 1988 पहली बार जाके सोवियत संघ अपनी सेना वापस बुलाई और अफगान संगठन टला। इसी के बीच 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ, उसका महासचिव बना गोरबाचोव ने पार्टी बनते एक चीज देखी थी कि शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ काफी नुकसान खा चुका। इसी समय दो घोषणाएं, पेरिस्ट्रोइका और ग्लास नोता। ग्लास जैसे खुला होता है, ग्लास नोता होता है अर्थव्यवस्था खोलता,
पेरिस का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना। और इसी के बाद 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, क्योंकि बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में और 89 में भंग हुआ। और जर्मनी के एकीकरण 1990 में और सोवियत संघ 1991 में विभाजित हो गया। इसी समय गोरबाचोव के स्थान पे येल्त्सिन ने सोवियत संघ की सत्ता संभाली और उसका उत्तराधिकारी रूप में रूस को शामिल किया गया। यही था सोवियत शीत युद्ध का अंत। अब हम पढ़ते हैं सशस्त्रीकरण यानी निशस्त्रीकरण कैसे। अब एक नया दौर चालू होता है निशस्त्रीकरण यानी सशस्त्रीकरण का दौर, जिसमें कहा गया हथियारों को कम किया जाए। यानी पहला हुआ सीमित परमाणु परीक्षण 10 अक्टूबर 1963 को, और ये संधि इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। इस संधि में ये कहा गया है कि बाह्य अंतरिक्ष, वायुमंडल और समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। इसके बाद परमाणु अप्रसार संधि आती 1 जुलाई 1968 यानी एनपीटी। इस संधि में इसको लागू किया गया था 1970 में, और ये कहा गया है कि 1925 वर्ष बाद इसका सर्वे किया जाएगा यानी 1995 में। अब इस संधि की जो शर्तें रखी गई थी वो मुख्य ये थी, जो देश परमाणु संपन्न है वो तो अपने हथियार रख सकते हैं, और जिनके पास हथियार नहीं वो परमाणु का निर्माण नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, परमाणु संपन्न देश कभी अपनी तकनीकी नहीं देंगे परमाणु विहीन देशों को। तीसरी बात, ना ही वो कोई सूचना देंगे कि इस तरह से परमाणु हथियार बनाया जाए। चौथी बात, परमाणु हथियारों के निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जाएगा। और पांचवी ये कहा गया है कि परमाणु संपन्न देश के खिलाफ जो परमाणु विहीन देश है वो ये अपना अधिकार त्याग देंगे कि हमें भी परमाणु हथियार बनाना है। और 1968 में ये प्रस्ताव पारित हुआ यूएनओ के स्तर पर, और 112 देशों में से 110 देशों ने इस पर हस्ताक्षर, 2 ही देश ऐसे थे जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, अल्बानिया और क्यूबा। बाद में पाकिस्तान, भारत, इजराइल 3 देशों ने भी कहा कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि ये भेदभावकारी है। और उत्तरी कोरिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस संधि पर 1985 में हस्ताक्षर किए और 2003 में वापस इससे निकल गए। यही थी एनपीटी की संधि। इसके बाद लागू होती सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि यानी SALT I, जो 1969 से 1972 तक चली। इसमें क्या गया कि 150 kg के कोई भी परमाणु परीक्षण जो भूमिगत नहीं किए जाएंगे, परंतु इस संधि पर भी अमल नहीं हो पाया। इसके बाद SALT II संधि 1979 पर इसी समय सोवियत संघ ने अफगान में प्रवेश कर यानी अफगानिस्तान में प्रवेश करने का कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने इसको पारित नहीं किया और ये संधि भी असफल हो गई। इसके बाद सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि START I संधि 31 जुलाई 1991, इसमें घोषणा की गई कि दोनों महाशक्तियां 30% तक अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे, समुद्री मिसाइल नष्ट कर देंगे और लंबी दूरी के हथियारों को नष्ट कर देंगे। इसके बाद दूसरी संधि SALT II 1993, ये राष्ट्रपति ब्रुश और येल्त्सिन के मध्य, इसे शताब्दी की संधि भी कहते हैं, शताब्दी की संधि। और इसमें कहा गया कि 2/3 परमाणु हथियारों की कटौती की जाए, परंतु दोनों ही संधियों अमल नहीं हुआ, इस कारण ये संधि भी असफल। इन संधियों के परिणाम से क्या निकला था? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध करना चाहती, इसीलिए हथियारों को कम किया गया था। दुनिया में परमाणु हथियार आ चुके थे, पर दूसरे विश्व युद्ध में हम देख चुके थे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हथियार डाले थे, उनसे दुनिया की कितनी तबाही हुई थी। आज तक भी उनका भुगतान हो जा रहा है, वहाँ विकलांग मंदबुद्धि के बच्चे जन्म ले रहे हैं। इसी कारण हथियारों को कम करने का प्रयास किया गया। और एक तरह हम कह सकते हैं कि 1991 में जो सोवियत संगठन विकट में हो चुका था, विश्व 2 ध्रुवीय नहीं रहकर अब 1 ध्रुवीय हो चुका था, यानी कह सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व प्रारंभ हो चुका था। और यहीं से सशस्त्रीकरण के दौर में ये लगा कि अब तीसरा गुट शामिल हुआ, गुट निरपेक्ष देश, और इन्होंने इस बहुध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना की। इसीलिए दुनिया में शांति की स्थापना का प्रयास किया गया और यूएनओ की महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की जा रही है वर्तमान समय।